नमस्कार। आप सभी जागरूक माता-पिता एवं अभिभावकों का श्री अरविंदो सोसाइटी हार्दिक अभिनंदन करती है, क्योंकि आप एक राष्ट्र अनुरागी और भावी पीढ़ी के समृद्ध संरक्षक हैं। तभी तो आप सब यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबके सामने मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आपके सामने 2 परिस्थितियां देना चाहती हूँ। बच्चा है, तो उसका अपने विद्यालय में गया हुआ है, उसका परीक्षा परिणाम घोषित होने वाला है। वो परीक्षा परिणाम उसको प्राप्त होता है, वो परीक्षा का परिणाम देखता है तो क्या स्थिति है कि सारे विषयों में लाल लाल गोले लगे हुए हैं। वो देख करके बहुत खिन्न मन से एक जगह बैठ जाता है। जब सारे बच्चे चले जाते हैं, रोज अपने सहपाठियों के साथ घर जाता है, परंतु उस दिन नहीं जाता और जाता जाता एक एकांत की तरफ घूमता है। वहां जाकर ब्लेड से और रबड़ से, इरेजर से लेकर उन सारी गोलों को मिटाता जाता है। जब वो मिटाता है और उसके बाद उसका नीचे तक टोटल को, उसके साथ नीचे टोटल को भी वो जब चेक करता है तो उसे भी सारा का सारा टोटल करके उसको भी उसे ठीक करना होता है। और उसके बाद जाता हुआ, सकुचाता हुआ संकोच में, जिस समय उसके पिता एक अकेले स्थान पर बैठे हुए हैं, जिस उसके पिता एकांत में वहां जाकर उनको परीक्षा फल दिखाता है और उसके पिता परीक्षा फल देखते हैं और प्रसन्न होकर उसको शाबाशी देते हैं, वाह बेटा वाह, क्या तूने काम किया है, और हस्ताक्षर करता है। उस जितनी देर में वो खड़ा होकर के उसके हस्ताक्षर कराता है, उसकी स्थिति, उसकी हृदय गति इतनी तीव्र होती है और जैसे कि उसके पैर लड़खड़ाए हुए होते हैं, परंतु वो उसका जैसे ही हस्ताक्षर हो जाते हैं वो एक प्रसन्न मन से पढ़ा जाता है। फिर दूसरे दिन जब उसे विद्यालय जाना होता है तो अपने टीचर के सामने जब परीक्षा फल सबमिट करना होता है तो वो धीरे से जाकर के एकांत में चुपचाप उस रिपोर्ट कार्ड को रखता है। आखिर अब उस समय की इसकी स्थिति देखिए। अब मैं आपके सामने एक और दूसरी परिस्थिति रख रही हूँ। दूसरी परिस्थिति थोड़ी हास्य से परिपूर्ण है। एक रामलाल जी हैं, उनका बेटा है, उनका बेटा विद्यालय जा रहा है बड़ा तैयार होकर। इतने में रामलाल जी कहते हैं, सुन, उसका नाम, लड़के का नाम होता है सौरभ। सौरभ सुनो, तुम्हें सबसे पहले आज तुम्हारा रिजल्ट मिलने वाला है, फेल मत हो जाना। अगर फेल हुआ तो मैं तेरा बाप नहीं बनूंगा, है ना। तो वो चला जाता है। शाम को बेटा आता है बड़े आराम से और आते हुए अपना बैग पटकता है और अपने पिता से कहता है, रामलाल कैसा है। उसका पिता देख करके हैरान, अरे ये आज तुझे हो क्या गया है, कैसे बातें कर रहा है, कभी अपने पिता को ऐसे कहते हैं। सौरभ बहुत ढीठ होकर के खड़े होकर के कहता है, अरे जा जा, आज तूने अपने बाप का होने का अधिकार ही खो दिया। देखा क्या मतलब। तो कहता है मैं फेल हो गया और अब तूने कहा था कि तू मुझे पापा मत कहना, मैं बाप नहीं हूँ, आप मेरे बाप नहीं। कहते हैं वो सिर्फ अपना माथा पटक लेते हैं। अब मैं आपके सामने जो ये दोनों परिस्थितियां रख रही हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा कि उस बच्चे को देख करके माता पिता की क्या परिस्थिति हुई। उस बच्चे के अंदर जो विकृतियां पैदा हुई दोनों ही परिस्थिति में, एक घबराहट वाली तो दूसरी परिस्थिति एक ध्रस्त, उद्दंड और ढीठ बालक की। क्या उससे आपको उसमें लगा कि किसका दोष है? अगर देखा जाए तो पूरी तरह से एक माता पिता का ही इसमें दोष दिखाई देता है। अब मैं अपने विषय पर आती हूँ। आज का हमारा विषय इसी बात को लेकर है कि अभिभावकों द्वारा बालक की शिक्षा में सहयोग। मैं संतोष शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण कार्य कर रही श्री अरविंदो सोसाइटी के रूपांतर कार्यक्रम की एक प्रतिनिधि के रूप में आपसे कुछ सीधे कोई सहज होकर के कुछ वार्ता करने की इच्छुक हूँ। आप चाहेंगे, क्योंकि अभिभावक आज हमारे सामने पहली बार आए हैं, तो अभिभावकों को मैं अपनी सोसाइटी के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। इस सोसाइटी का प्रादुर्भाव 1960 में हुआ था और इसका
मुख्य कार्यालय पौंडीचेरी, यानी जो आजकल पुदुचेरी के रूप में पुदुचेरी कहा जाता है, वहां पर है। इसके संस्थापक श्री अरविंदो, जिनको कि लिखने में हम अरविंद लिखते हैं परंतु बोलने में अरविंदो कहते हैं। कारण क्योंकि ये बंगाल प्रांत से थे, तो बंगाल प्रांत में होने के कारण ओ की ध्वनि अधिक आती है, तो इसलिए उनको श्री अरविंदो कहकर पुकारा जाता है। और उनके साथ श्री माँ ने विचार श्री अरविंदो के थे और कार्यान्वयन श्री माँ के हाथों में। तो और इस सोसाइटी का पूर्ण उद्देश्य यही है कि किसी के व्यक्तिगत परिपूर्णता से सामाजिक चेतना का विकास, कि व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति जो हमारी भावी पीढ़ी है या हमारा समाज है, एक व्यक्तित्व से, एक व्यक्तिगत रूप से परिपूर्ण हो और उसका एक सामाजिक चेतना की तरफ उसका विकास होता चला जाए। अब आप जानना चाहेंगे कि आखिर इस सम्मेलन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। इस सम्मेलन की आवश्यकता आप सब अधिकांश रूप से अच्छी तरह समझ सकते हैं। जो व्यक्ति शिक्षा से वंचित रहे, उन व्यक्तियों के लिए को मैं कहना चाहूंगी कि जिस व्यक्ति को शिक्षा मिली है वो भी जानता है कि क्या क्या परेशानी है, क्या क्या मुझे उपलब्धियां मिली हैं, और वो भी जानता है जिसको कि शिक्षा की आवश्यकता महसूस हुई, अनुभव हुई, परंतु उस शिक्षा की वजह से वो कितने लाभों से वंचित हो गया। आप उस समय जब कोई कार्य, कोई जानकारी आपको चाहिए होती है, किसी बैंक में जा रहे हैं, किसी बैंक में जा रहे हैं, कहीं से लोन लेना हुआ, या कहीं पेरेंट्स के मीटिंग में जा रहे हैं, कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप सोचते हैं अरे भैया मैं क्या समझूंगा इसे, ये तो क्या कहते हैं पता नहीं क्या कह गया है। या बैंक में जाकर के वो किसी से पूछता है तो कई बार चतुर व्यक्ति उनका ही मूर्ख बना देते हैं। तो वो जो परिस्थिति है, वो मूर्ख बना देने वाली परिस्थिति, इस तरह की मूर्ख बना देने वाली परिस्थिति से न जाने कितनी बार उन व्यक्तियों को, अशिक्षित लोगों को कितनी बार बेचारगी का, दीनता का, असहायता का अनुभव हुआ होगा। और आज ये सम्मेलन हम इसीलिए रख रहे हैं कि इस सम्मेलन के माध्यम से आप अपनी अमूल्य संपत्ति, अपनी अमूल्य धरोहर को किसी भी प्रकार से उस लाभों से वंचित ना करें, कि आपके संतान को इस तरह से जीना ना पड़े कि वो कि वह आपकी तरह असहाय, दीनता और बेचारगी की इस परिस्थिति में रह सके। कई बार आप आखिर शिक्षा क्यों जरूरत है? अब आप सोचिए, शिक्षा के द्वारा हमारे मानसिक विकास होता है। कैसे? एक शिक्षित व्यक्ति के विचारधारा को देखें और एक अशिक्षित व्यक्ति की विचारधारा को देखें। शिक्षित व्यक्ति हमेशा विकासशील प्रगति की बातें करेगा, परंतु उसकी सोच ही विकासशील होगी। परंतु एक अशिक्षित व्यक्ति कई बार जो अंधविश्वासों में, रूढ़ियों में, परंपराओं से ग्रस्त होता है और समाज में हो रहे गलत व्यक्तियों के चंगुल में अधिक फंस जाता है। और दूसरा, आर्थिक रूप से देखिए, शिक्षा के माध्यम से कितने कितने रोजगार हो रहे हैं। उन रोजगारों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर शिक्षित व्यक्ति है तो वह अपने रोजगारों को भलीभांति कर सकता है, उसको रोजगार प्राप्ति भी अधिक संभव है, जिससे वो आर्थिक रूप से संपन्न होता है और अपने परिवार का जीवन यापन भलीभांति कर सकता है। आप देखिए भौगोलिक रूप से आज जितने भी आपके, अगर आप देखें अंतरिक्ष यान को देख लीजिए, जलयान को देख लीजिए, या कितने सारे विकास हैं। आज हम आपसे बिना कक्षा के ही बात कर पा रहे हैं, उसका कारण भी क्या रहा? ये सब शिक्षा की प्रगति ही तो है, शिक्षा का विकास ही तो है, जिसके कारण आज मैं आपके सामने ऑनलाइन, आप घर में बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो ये सब किसके माध्यम से हुआ? और देखिए, सामाजिक रूप से तो हम उत्कृष्ट हो ही जाते हैं। इस तरह से देखा जाए कि हमें शिक्षा मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौगोलिक रूप से और
भौगोलिक रूप से और सामाजिक रूप से एक सशक्त स्थायित्व प्रदान करती है। चाहे व्यक्ति, अब कई लोग सोचते हैं अरे हम क्या करें, कई स्त्रियां ऐसी हैं, मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अशिक्षित हैं और परंतु उनके पास बुद्धि है। अभी आप एक चीज देखिए, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले एक उदाहरण दिया था आपको, एक बच्चे का जो बैठकर गोले आपके अनुत्तीर्ण विषयों के गोले भी हटा रहा है, रबड़ से मिटा रहा है, उसका टोटल भी बहुत माइन्यूटली कर रहा है, बहुत ही समझदारी से कर रहा है। तो क्या उसके पास बुद्धि नहीं थी? उसके पास नहीं थी, पर क्या था? दिशा निर्देशों का अभाव था। तो शिक्षा क्या करती है? दिशा निर्देश को स्पष्ट करती है, हमारी दिशा को स्पष्ट करती है। ऐसी कई स्त्रियां हैं, बहुत होशियार होती हैं, बहुत है, और वो बहुत उससे कहती हैं अरे क्या कहते हैं, पढ़े नहीं हो पर गुणी बहुत हो, है? पर गुणी तो है, वो पढ़े भी हैं क्योंकि उनके मस्तिष्क बहुत चल रहा है, परंतु वो मस्तिष्क जो है उसको एक उचित रूप से दिशा मिल जाती तो शायद वो बहुत आगे तक पहुंच सकती हैं। ये बहुत कम उदाहरण है कि अशिक्षित लोग पहुंच चुके होते हैं। अगर बुद्धि के साथ साथ शिक्षा का भी दिशा निर्देशन हो जाता है तो हम बहुत अच्छी तरह से भी उन्नति की ओर चलते चले जाते हैं। देखिए, मैं मानती हूँ अनजान होना उतनी लज्जा की बात नहीं है, अनजान तो है, पर सीखने के लिए तत्पर ना होना ये सबसे बड़ी लज्जा की बात है। जब हम अनजान हैं और जानने के लिए किसी से प्रयत्न नहीं करते, अंदर ही अंदर सोचते रहते अरे हम तो बहुत होशियार हैं, किसी से क्यों सीखे, है? तो क्या होता है कि हम अपने अभाव में पशु की तरह से हो जाते हैं। इस शिक्षा के दिशा निर्देश के, चाहे हम कितने होशियार हैं, उसी से अगर देखा जाए तो कहीं कहीं अपराधी प्रवृत्ति भी जन्म ले जाती है। आपने देखा होगा जो व्यक्ति शिक्षा से, दिशाओं के अभाव से युक्त है, वो एक पशु के समान हो जाता है। ना तो उसका कहीं आदर है, ना कहीं सम्मान है, और ना ही उसे सहज में प्राप्त होने वाली उपलब्धि उसको प्राप्त होती है। आज जैसे कि एक श्लोक आता है, आप कई अभिभावक इस विषय को समझते भी होंगे, येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। अर्थात जिनके पास न विद्या है, न तप है, न बल है, न ज्ञान है, न शील है, वो इस पृथ्वी पर उस तरह से रहते हैं जैसे कि एक पशु के तरह से होता है। यानी मनुष्य को भी तो सामाजिक पशु कहा गया है। पशु क्यों कहा गया है उसको? है, जब वो शिक्षा होता है तब वो मानव का रूप प्राप्त कर पाता है। शिक्षा ही एक मानवीय गुणों का विकास करती है। तो आइए, हमारे पास सबसे बड़ी धरोहर है हमारा भविष्य, समृद्ध होता हुआ भविष्य। क्या हम उसको अंधकार में डालने देंगे? आज हम अपने उस अमूल्य निधि, अपने बालक को स्वयं से पहचाने जाने का प्रयत्न करें और उसकी प्रतिभा को एक विकसित रूप प्रदान करें और उसकी प्रतिभा से उसकी पहचान कराएं। क्यों? क्योंकि आज की वर्तमान स्थिति से सिद्ध हो गया है कि हमारा जो बालक, हमारी जो शिक्षा है वो वातावरण केंद्रित नहीं है। हम चारों ओर के वातावरण को नहीं देखते, बल्कि शिक्षा का मूल केंद्र क्या है? बालक। और जो बालक के आंतरिक गुण है उसको ध्यान में रखकर ही शिक्षा का प्रचार किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि शिक्षा किस प्रकार से दी जाती है, एक राष्ट्र में शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है? तो उसके 3 अंग हैं। नंबर एक सरकार, नंबर 2 शिक्षक और नंबर 3 समाज। सरकार शिक्षा के प्रति दिशा निर्देश बनाती है, दिशा निर्देशों को करती है, उसके लिए नियमावली बनाती है और उस नियमावली का पालन जो है शिक्षक करता है। वो शिक्षक
किस तरह से करता है कि उसका क्रियान्वयन करके जो जो नियम उसने निर्धारित किए हैं उसका क्रियान्वयन वो करता है, यानी कार्य रूप में परिणत कर देता है। परंतु उससे भी अधिक जो दायित्व होता है, मेरा अपना मानना है कि उससे भी बड़ा दायित्व हमारे समाज का है। क्योंकि हमारे राष्ट्र, यदि इन तीनों अंगों में अगर कोई भी कार्य, एक भी अंग ढंग से काम ना करे, तो हमारी जो राष्ट्र की रीढ़ है, जिसके कारण एक राष्ट्र खड़ा हुआ है, इसकी जो मेरुदंड है वो लड़खड़ा जाएगी और गिर जाएगी। क्योंकि कौन है हमारे राष्ट्र की नींव और मेरुदंड? हमारा बालक। क्योंकि उसको यदि हमारे तीनों अंग, अगर समाज उसको भली प्रकार से समझाता नहीं है, ये शिक्षक उसको समझाता नहीं है, और सरकार का अगर दिशा निर्देशन भली प्रकार का नहीं होगा, तो हमारी भावी पीढ़ी बिल्कुल लड़खड़ा कर गिर जाएगी। सब कुछ इन तीनों ही बातों को ध्यान में रख करके हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी समाज के, शिक्षा के इन तीनों अंगों को भली प्रकार से क्रियान्वित कर रही है या उसके ऊपर कार्य कर रही है। अब आप सोचेंगे कि कैसे? अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम सभी शिक्षकों के से वार्ता करते हैं। शिक्षकों से जब वार्ता करते हैं तो उनसे कई बार ऐसा होता है कि कई कार्य जो वो कर रहे होते हैं तो बराबर वाला भी नहीं जानता, बराबर की कक्षा का शिक्षक भी नहीं जानता कि वो किस तरह से पढ़ा रहा है, उसके बच्चे कैसे होशियार हो रहे हैं। तो वो उनके नवाचारों को हम सब एकत्रित करते हैं, उनको शिक्षकों को उनके नवीन आचरण को हम सरकार को समझाते हैं कि ये नवाचार इस प्रकार से आया है, हम इससे अभिभूत हैं और चाहते हैं कि इसको हम भले प्रकार से क्रियान्वित कर सकें। जब सरकार उसको देखती है तो वो होती है, और उसको और प्रोत्साहित करने के लिए उसका सम्मान भी कराते हैं, शिक्षक का सम्मान कराते हैं। अभी हमारा थोड़े दिन पहले ये 1 मार्च और 2 मार्च को राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 1000 शिक्षकों का सम्मान हुआ था। सिर्फ किस कारण से कि उन्होंने ऐसे सरल शिक्षा के एक बहुत अच्छे प्रकार से शिक्षा को कार्यान्वित करने वाले बहुत अच्छे से नवाचार दिए, जो कि बहुत सहज ग्राह्य थे, बहुत आराम से किए जा सकते थे, ना उसमें कोई लागत लग रही थी और ना ही कोई व्यर्थ का कोई उनके ऊपर बोझ पड़ रहा था। अब क्योंकि यहाँ मैं समाज से यानी अभिभावकों से बात कर रही हूँ, तो मैं केवल उनके सामने उन्हीं नवाचारों को स्पष्ट करना चाहूंगी जो कि हमारे समाज से संबंधित है, समाज का हमारे ऊपर हम किस तरह से सहयोग लेते हैं। जैसे कि बहुत सीधा साधा सा है सुपर मॉम। अब जानिए सुपर मॉम होती कौन? अब सुपर मॉम जो है वह स्त्री जो अपने बच्चे को, अपने बालक को, बालिका को बहुत व्यवस्थित तरीके से अच्छे पालन पोषण करती है, उसको व्यवस्थित तरीके से अच्छी ड्रेस में उसको विद्यालय भेजती है और उसके भोजन उसके जो पढ़ाया गए कार्य को बड़े अच्छे प्रकार से देखती है। उसको हम विद्यालय में कभी सप्ताह में, और ये परिस्थिति के अनुकूल है, कभी सप्ताह में तो कभी किसी प्रत्येक माह के अंतिम दिन में उसको सुपर मॉम के नाम से सम्मानित करते हैं। तो वो सम्मान और उसको सम्मान करने का ढंग भी शून्य निवेश पर आधारित होता है। कैसे कि बच्चों के द्वारा बनाया हुआ ही कोई मुकुट है या फूलों की माला है, कागज की बनाई हुई माला है जिससे उनका क्राफ्ट भी तैयार हो रहा है, वो माला है तो वो उनको पहना करके उनको सबके सामने विद्यालय के असेंबली में वो दिखाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो माँ तो अपने में सम्मान का, प्रतिष्ठा का भाव एहसास करती है, अनुभव करती है,
परंतु साथ की अन्य स्त्रियां भी जो समाज में रहने वाली उनके अड़ोसी पड़ोसी हैं, जिनके बालक उसी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो सोचते हैं क्यों, मैं क्यों नहीं ले सकती, मैं भी तो इसको ले सकती हूँ। और वो क्या कहते हैं, वो भी उसके लिए प्रयास करती हैं। अगले शुरू में कम संख्या होती जाती है, पर धीरे धीरे देखते जाते हैं कि सुपर मॉम की संख्या बढ़ती जाती है। इस तरह से समाज के व्यक्तियों का, समाज की माता अपने बच्चों की देखरेख में एक समाज को सुव्यवस्थित करने में लग जाती है। एक बहुत सीधी सादी सी बात बताती हूँ, दादी नानी की कहानी। अब दादी नानी की कहानियां क्या होती हैं कि बच्चे वो दादी कई बार ऐसा होता है कि दादी नानी के पास अनुभव तो बहुत है, कहानियां बहुत है, आदर्शों की स्थापना बहुत कर सकती है, पर उनको समाज में उतना सम्मान या उनको उतना प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। तो विद्यालय क्या करता है, उन दादी नानी को बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्यार से उनको बुलाता है और विद्यालय के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन में उनको बुला करके उनसे कहानी सुनता है। जब वो कहानियां सुनाती हैं तो सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और कई परिवार तो एकल परिवार होते हैं जो संयुक्त परिवार के गुणों को भी नहीं जानते, उनके माध्यम से वो उनके माध्यम से उनको उनके ज्ञान को ग्रहण कर पाते हैं। और ज्ञान ग्रहण कर पाके वो दादी केवल एक बच्चे की दादी नहीं और नानी एक बच्चे की नानी नहीं रह पाती, बल्कि पूरे विद्यालय के बच्चों की दादी नानी बन जाती है। उससे क्या है कि जो अवसाद की स्थिति में वृद्धा जी रही थी, उसका अवसाद भी समाप्त हो जाता है और उसको प्रतिष्ठा मिलने लगती है। चलते चलते बच्चे दादी राम राम, दादी नानी कब आओगी, अब हमारे विद्यालय में कब आओगी, ऐसे करके वो खुश होते हैं। और दादी भी अपने उत्फुल्ल होकर और नए आदर्शों की स्थापना करने के लिए कहानियों के माध्यम से लग जाती है। इसी तरह का एक और बात वो है मातृ पितृ पूजन। मातृ पितृ पूजन, कभी कभी विद्यालयों में माता और पिता को, उनके अभिभावकों को बुलाया जाता है और बालकों में एक नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए उनके साथ उनके चरण वंदना की जाती है, उनको टीका लगाया जाता है, उनको फूलों की माला माता पिता को उनको माता पिता को सम्मानित करा जाता है। जिससे कई बार ऐसा होता है कि हम माता पिता ही स्वयं की परिस्थिति नहीं जानते, हम अपने अंदर के गुणों को नहीं पहचान पाते कि हमें हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझा पाते। जब हमें बच्चे उस तरह का कार्य हमारे साथ करते हैं, हमारे ही बालक जब हमारे इस तरह से पूरे समाज, विद्यालय, परिवार के बीच में इस तरह का सम्मान देते हैं, तो हमें अंतर से ऐसा महसूस होता है, इतना अनुभव होता है कि हम उन सारे उत्तरदायित्व को भली भांति समझने में सक्षम हो जाते हैं और अपने प्रति, बच्चे के प्रति प्यार की भावना तो उमड़ती है, परंतु उसको जो हम कार्य कराना चाहते हैं, जिस तरह का हम उसको एक व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, उस तरह का बनाने में लग जाते हैं। इसी तरह से और है कभी कभी अभिभावकों की बहुत उपस्थिति, जिन अभिभावक और शिक्षक के साथ सम्मेलन होता है, जब पेरेंट टीचर्स मीटिंग जिसको बोलते हैं, पीटीएम में कई बार बहुत सारे अभिभावक नहीं आते, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वो अभिभावक जिन बच्चों के अभिभावक, जिन बालकों के अभिभावक बहुत अच्छी हर उसमें नियमित होते हैं, अपने जाने में नियमित होते हैं, वो जाते हैं तो उस बच्चे को, क्योंकि उस बच्चे को शिक्षक द्वारा सम्मानित किया जाता है और वो क्योंकि वह अभिभावक से हमेशा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और उस जुड़े होने से साथ उसके जुड़ाव से, लगाव से पिता में, शिक्षक में और माता में एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो जाती है। जब वो बॉन्डिंग हो जाती है, उस बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे देती है। इसी तरह के एक है, मैं बहुत कम आपको बता रही हूँ, जिस तरह के एक है, कई बार बच्चे जो हैं अपने घर के निरक्षर व्यक्तियों को जो है, चाहे उसमें उनके दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं, चाचा या अड़ोस पड़ोस के लोगों को, उनको अक्षर ज्ञान कराते हैं। तो उन अक्षर ज्ञान के माध्यम से वो ये है
हद से कम उनको हस्ताक्षर कराना तो सिखाई देते हैं। जब वो हस्ताक्षर करना सीख जाता है तो उसके अंदर एक सामाजिक व्यक्ति के अंदर, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के अंदर एक भावना होती है कि अरे मुझे तो बहुत कुछ आता है, अरे मैं तो अपना साइन कर लेता हूँ। जब मैं हस्ताक्षर कर सकता हूँ तो हर चीजें, फिर उसे जिस पर मैं हस्ताक्षर कर रहा हूँ उसको पढ़ने की भी ललक पैदा होती चली जाती है। इसी तरह से कई बार हम पढ़े लिखे रिटायर्ड व्यक्तियों को या युवा बेरोजगार जो कि हमारे समाज में रहते हैं, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले हैं, उनको कभी कभी किसी विशेष व्याख्यान के लिए या उनको कभी कभी पढ़ाने के लिए बुलवा लेते हैं, क्योंकि एक तो इसमें दोनों ही पक्षों का फायदा है। कभी शिक्षक विद्यालय में नहीं आया, वो अनुपस्थित है, तो उसके कार्यभार को एक रिटायर्ड व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। युवा बेरोजगार है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, चलो आज बच्चों को पढ़ा देते हैं, आज जब बच्चों को पढ़ाऊंगा तो मुझे कितने। और कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चों से ही बहुत कुछ सीखते हैं, और वो बच्चे किसके माध्यम से सिखाते हैं? अपने घर के परिवार की जो अनुभूतियां हैं, परिवार के वातावरण के माध्यम से हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमें उन रिटायर्ड व्यक्तियों को जिनको का एक जो योगदान, जो सार्थक योगदान है, वो रिटायर्ड व्यक्तियों का भी और हमारे बच्चों, हमारे युवा बेरोजगारों का भी एक सार्थक योगदान होता है। क्योंकि मेरा एक मानना है कि किसी को सिखाने से आदमी ज्यादा सीखता है, ना कि सिर्फ सीखने से ज्यादा नहीं सीखता। क्योंकि सिखाने वाला व्यक्ति जो है वो अधिक से अधिक जानकारियां एकत्रित करता है और वो चाहता है कि जो नई पीढ़ी है उसको हम बहुत अच्छी तरह से ज्ञान दे पाए। तो इस तरह से देखिए दोनों का भला हो गया। और भी कई तरह के हैं। अब एक केवल नैतिकता के पहरेदार। अब नैतिकता के पहरेदार आप सोचेंगे कैसे? जो बच्चा बहुत ही नीति संगत अनुशासित होता है और नीति संगत बात करता है, तो वो क्या करता है, विद्यालय में उनको नैतिकता के पहरेदार करके नाम दे दिया जाता है। जब वो नैतिकता के पहरेदार उनको नाम दे दिया गया तो वो हमेशा आने जाने सब उनके नेत्र, उनके अंदर सजगता बड़ी रहती है। कोई भी बच्चा अगर रास्ते में कूड़ा फेंक रहा है और कोई अपनी कॉपी को बिना बात फाड़ रहा है, नल खुला छोड़ दे रहा है, या टॉयलेट गया है तो वहां पर पानी नहीं डालकर आया है, ये सारी चीजें जब वो उन्हें बताते हैं तो सारे बच्चे भी एक अनायासी, क्योंकि वो उम्र सीखने की होती है, उस उम्र में अचानक ही उनके अंदर नैतिक मूल्यों की अवधारणा स्थापित होती चली जाती है। जब वो स्थापित हो जाती है तो सोचिए कि समाज में वो किस तरह से एक सुयोग्य अवधारणा को लेकर उत्पन्न होगा, तो आगे की पीढ़ी भी उसके माध्यम से आगे अच्छी चलेगी। और अब थोड़ा सा मैं वैसा भी बता दूं, जैसे अब आपदा प्रबंधन है। आपदा प्रबंधन के लिए कहीं कहीं पर भूकंप आ जाते, उनकी जानकारी दी जाती है बच्चों को। तो कभी एक सीधा आपदा प्रबंधन में तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मैं एक सीधा साधारण सा एक नवाचार आपको बता रही हूँ कि बच्चे खाली बोतलों के माध्यम से अपनी सुरक्षा जैकेट, सुरक्षा कवच बना देते हैं। उस सुरक्षा कवच से जब क्या होता है कि वो अपने माता पिता को बताते हैं कि देखिए बाढ़ आ रही है तो हम इसके माध्यम से भी हम स्थान को पार कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो हुई ना कितने दिमाग खोलने वाली बातें। तो ये शिक्षकों के माध्यम से हमें नवाचार मिला, हमने ये सरकार को बताया और सरकार ने जब इसको क्रियान्वित किया तो आपका बच्चा भली प्रकार से सुशिक्षित, व्यवस्थित और सक्षम होगा। इस तरह से कई चीजों में मैं देखती हूँ कि और भी कई सारे नवाचार हैं। मैं कहाँ तक उन नवाचारों की गणना करूंगी। इस सब के से ज्यादा मैं आपके से एक प्रकार की बात करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आप अपने बालक को प्रेरित करें कि किस प्रकार से वो विद्यालय जाए और कर्तव्य और भावना को संजोए, और जिससे अध्यापक उनको आराम से, बहुत प्यार से उनको ज्ञान ग्रहण करा सके, कि उनके अंदर ज्ञान ग्राह्यता की क्षमता को पैदा कर सके, उनके अंदर ज्ञान ग्रहण करना। क्योंकि विद्यालय बच्चा जा रहा है तो किस लिए जा रहा है? ज्ञान ग्रहण करने के लिए। अगर वो उसी ज्ञान को भली प्रकार से नहीं ग्रहण कर पाएगा तो हमारा तो जीवन व्यर्थ है। हम तो उस जीवन को, उस बच्चे को एक जीवंत स्थिति में पैदा करने के लिए ही शिक्षा में भेज रहे हैं, और जब हम विद्यालय में बच्चे को भेज ही नहीं पा रहे तो हम तो व्यर्थ हैं।
पर क्योंकि हमने उसके अंदर इस प्रकार की भावनाओं को उसके अंदर एडजस्ट किया कि उसके अंदर भावनाओं को इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो विद्यालय जाने के लिए खुशी खुशी तैयार हो गए। अब सबसे पहले मैं आपके सामने एक चीज की बात करना चाह रही हूँ। शायद आप भी, मैं भी उस जमाने की हूँ जहां पर बच्चे को दंड के माध्यम से, हमारी जो पुरानी गुरुकुल प्रणाली भी, उसमें भी बताया जाता था कि बच्चे के डंडे लगाओ, कैसे नहीं याद करेगा, क्योंकि उसको इतना डरा धमका कर सिखाकर एक रटंत विद्या जो थी उस रटंत विद्या की तरफ प्रेरित किया जाता था। उसको यहाँ कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर उसने रट लिया है, वो सुयोग्य हो गया। अब पहले और एक चीज और थी कि ये कहा जाता था कि बच्चा तो एक गीली मिट्टी के समान है, उस गीली मिट्टी के बच्चे को हम जिस तरह का शेप देना चाहे वैसे दे दें, यानी कि अभिभावकों शिक्षकों के हाथ में बच्चा है। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे केंद्र में कौन है? बालक। हमारी जो शिक्षा है, वातावरण नहीं है हमारा केंद्र में, बल्कि हमारा क्या है? बालक। अब बालक को हमने बना दिया गीली मिट्टी, और हम बैठे हुए उसमें कभी कुल्हड़ बना रहे हैं, कहीं दीपक बना रहे हैं, कहीं पर क्या कहते हैं एक मटका बना रहे हैं, हमने तो उसका निर्माण कर दिया कि हम ही बनाने वाले, हम ही निर्माता है। पर हमारी श्री अरविंदो सोसाइटी की सोच इस सबसे फर्क है। उसकी सोच क्या है? वो कहती है जिस प्रकार से हर बीज के अंदर एक प्रस्फुटित वृक्ष के फल का सारी संभावनाएं स्थित होती हैं, वही स्थिति एक बालक की है। पहले तो क्या होता था? पहले बच्चे को एक समझिए अभिभावकों को और शिक्षकों को एक पूरी तरह अधिकार मिला था। पहले रोको, फिर टोको और फिर ठोक दो, जो भी चाहता था। कभी कभी तो बच्चे बिना बात ही पढ़ते थे। बच्चा बाद में ये सोचता रहता था, हाय आज मुझे क्यों पीटा है इन्होंने, क्या, पर कहने की पूछने की हिम्मत ही नहीं होती थी। अब जब हिम्मत ही नहीं हो रही पूछने की, तो बच्चा क्या सीखेगा? उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने प्रश्नों का समाधान कर पाए। तो वो बच्चा कहाँ से एक व्यवस्थित बच्चा एक सही पर्यावरण में विकसित हुआ? वो तो बेचारा बहुत ही अंदर से बहुत ही एक अन्य मनस्क भाव से या असमंजस की स्थिति में पल रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि आज आप भी ऐसा सोचते होंगे कई बार कि काश आज के बच्चे जैसे पढ़ रहे हैं या आज के माँ बाप जैसे पाल रहे हैं, हम भी पले होते तो पता नहीं क्या। क्योंकि संभावनाएं तो आप में भी विद्यमान थी। जब आपके अंदर इतनी संभावनाएं थी तो आपको क्या हुआ? आपका जो लालन पालन उस ढंग से नहीं हुआ जिस प्रकार से, जैसे कि एक आपके प्रतिभाओं का उद्भवन या प्रतिभाओं का उद्गार उस तरह से प्रस्फुटित नहीं हुआ जिस प्रकार से होना चाहिए। तो श्री अरविंदो सोसाइटी, जैसे मैंने अभी बताया, कि वो एक बीज की भांति बालक को समझती है जिसके अंदर उस वृक्ष के फल की पूरी संभावनाएं स्थित है। तो वो क्या करती है? उस बच्चे को, वो उस बालक में, देखिए शिक्षा का वास्तविक स्वरूप भी यही है कि हमारे अंतर्निहित जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनका विकसितीकरण भली भांति होता है। अगर उनका विकास भली भांति होता है तो हमारे लिए गौरव की बात है, अन्यथा राष्ट्र का तो अपमान ही होगा। राष्ट्र का सम्मान बढ़ाना और अपमान कराना ये हमारे ऊपर ही है। तो जिसमें कि अब इसके लिए कई बार क्या होता है, अगर ये कहा जाए तो मैं ये कहूंगी, दंड कभी शिक्षा का अंग नहीं है ना। दंड देने से कभी शिक्षा नहीं होती। बच्चा रटना तो चाहता है। आपको शायद एक पिक्चर याद आ रही होगी, थ्री इडियट पिक्चर आपने देखी होगी। उसमें क्या है, एक तो चतुर बालक है और एक आमिर खान है। और जो आमिर खान है वो आमिर खान किस माध्यम से एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है और सहज ज्ञान प्राप्त करता हुआ पहुंच जाता है। वो चतुर केवल रटंत विद्या में आता है, और जबकि वो सबके सामने श्रेष्ठ कहलाता है। तो रटने से कभी बच्चा नहीं सीखता। बच्चा सीखता है कि उसका विकास में हमारे बच्चे को सबसे पहले हम अपनी सारी उसकी संभावनाएं, उसके अंदर की छिपी हुई प्रतिभाओं को झांकें, उसकी प्रतिभाओं को झांकें और उसके माध्यम से ही हम उसका सिंचन करें, पोषण करें और उसमें उर्वरक डालें।
अब आप खुद भी जानते हैं, अगर बच्चा जो है उसके सिंचन, पोषण और उर्वरक को भली भांति डालना चाहिए, क्योंकि अगर एक माता पिता ही कहा जाता है ना कि अगर 5 उंगली हैं तो पांचों एक सी नहीं होती है। कोई बच्चा किसी चीज में होशियार है, जैसे अंगूठा है, अंगूठे के बिना आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकते हैं। उंगली वो मध्यमा, अनामिका, तर्जनी, ये सब अपना अपना एक विशिष्ट स्थान रखती हैं। उसी प्रकार से बालक भी अनेकों प्रतिभाओं से युक्त होता है। और जब आपके माता पिता, आप अगर देखें तो आपके माता पिता खुद ही आपको बताते होंगे कि अगर आप कहीं पर कोई आपके विषय में कुछ कहता है तो आपके माता पिता सबसे पहले नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसे भली भांति जानता हूँ। तो कैसे जाना, एक पति या पत्नी तक भी व्यक्ति को अच्छी तरह से नहीं जान सकते जितना कि एक माता पिता और अभिभावक जानता है। और वो उस अभिभावक के माध्यम से ही मैं कहूँगी कि आप अपने जब भी अपने बच्चे को विद्यालय भेजें तो उसके शिक्षक से उसकी मूल प्रवृत्तियां, उसके सहज क्रियाएं, उसके कार्य प्रणाली को भली भांति बताएं, क्योंकि शिक्षक तो एक चिकित्सक है। अगर शिक्षक के सामने एक सही ढंग से बात नहीं रखी जाएगी तो शिक्षक उसका उपचार और विकास कैसे करेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन करती हूँ कि आप जब भी शिक्षक अभिभावक सम्मेलन में अवश्य जाएं और अपने बच्चे का विस्तार पूर्वक बता सकें, क्योंकि आपके अतिरिक्त और भी कोई कुछ नहीं बता सकता। नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा कि काश मैं उस समय ये बात टीचर को बताता तो शायद वो उस बात को उस ढंग से करता। कई बातों में हमें पूछना भी पड़ता है, बच्चे के साथ खड़े भी होना पड़ता है। अब आप ये तो सबको अच्छी तरह से जाना गया है कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होती है। माता से वो प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो प्रारंभिक है, भोजन है, घर के और आवश्यकताओं की पूर्तियां आदि, और पिता के द्वारा सामाजिक कौशल कि किस प्रकार से हमें कौन से कार्य करना चाहिए, कुशलता से किस तरह से करना चाहिए, दादी नानी से आदर्श, दादी नानी से दुलार की भावना, असीमित स्नेह प्राप्त करता है, और अच्छी आदतों का निर्माण और आदर्शों की स्थापना, ये सब हमारे बड़े बूढ़ों से होता है। परंतु इसके विपरीत यदि हमें परिवार नहीं मिल पाता तो शायद हमारा व्यक्तित्व भली भांति नहीं हो सकता। अब यही बातें जो परिवार से हमें सद्गुण प्राप्त हुए, परिवार के उनसे जो गुण या अवगुण जो भी प्राप्त होते हैं, वही उसका परिवर्धन या विकास एक विद्यालय में जाकर बच्चा करता है। जब विद्यालय में जाकर करता है तो उसका ही जो अर्जित प्रवृत्तियां हैं, जो उसके अंदर मूल प्रवृत्तियां और अर्जित प्रवृत्तियां, वो सब मिल करके उसके व्यवसाय के क्षेत्र में उसको एक दिशा निर्देशन देती है, उसको सफल या असफल बनाती हैं, और जिससे ही उसके अच्छे नागरिक, सद्नागरिक होने का या बुरे नागरिक होने से राष्ट्र का मान या राष्ट्र का पतन भी हो सकता है। तभी तो सच सच कहा गया है, माता शत्रु पिता बैरी येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे वो माता शत्रु है और पिता बैरी है जिसने कभी अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, वो बच्चा उसी प्रकार से कभी सुशोभित नहीं होता जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला खड़ा होता है। तो आपने अवश्य ही पढ़ा। अब मैं आपको एक बहुत ऐसी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ जो कि आपने सबने अच्छी तरह से पढ़ी भी होगी, सुनी होगी। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के विषय में। आपने कभी उनकी शक्ल जरूर देखी होगी। ना तो कोई रूप था, ना ही कोई समृद्धि थी, ना ही कोई एक विशिष्ट प्रतिभा थी उस बालक के अंदर, जिसकी कि माँ का देहांत भी पहले हो गया था। बाद में उसके पिता ने, और ऐसा नहीं था कि पिता बहुत योग्य व्यक्ति थे, निर्धनता उनके घर में थी, एक छोटे से लकड़ी के अंधेरे से मकान में वो रहा करते थे। उनकी के एक सौतेली माँ थी, उसका नाम था सारा बुश जॉन। उस स्त्री ने अंधेरे कमरे में ही अंगीठी की रोशनी में धरती पर कोयले से लिख कर
उसको वर्णमाला का, अक्षर ज्ञान का बोध कराया। उस अक्षर ज्ञान से बच्चे, उस अक्षर ज्ञान से ही धीरे धीरे बड़ा, उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो गई कि उसे किताबों के प्रति रुचि उत्पन्न होती रही। और एक समय ऐसा भी आया कि वह लोगों से पुस्तकें लेता रहता था और उन्हें पढ़कर वापस करता था, क्योंकि ऐसी अवस्था तो, स्थिति तो थी नहीं कि वो किताबों को खरीद सके और पढ़ सके। उसकी एक बार एक जमींदार से उसने कुछ पुस्तकें ली थी। एक पुस्तक ली और पूरी रात उसको पढ़ा, परंतु पढ़ते में घर में इस तरह बारिश आई कि उसके सारा घर तो भीगा ही, वो पुस्तक भी भीग गई। वो उस पुस्तक को लेकर बहुत दुखी हृदय से उसके पास पहुंचा, तो उस जमींदार ने कहा कि देखो, इस पुस्तक को के मूल्य को चुकाने के लिए तुम्हें 1 हफ्ता मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा। वो छोटा सा वो बालक सहर्ष होकर के 1 हफ्ते तक उसके खेत में काम करता रहा। पर आश्चर्य की बात है कि कोई और अन्य व्यक्ति होता तो शायद उसको नहीं, उसको तो इस बात की प्रसन्नता थी, ये पुस्तक तो मेरी अपनी संपत्ति हो गई, ये इस पुस्तक को मैं अपनी संपत्ति समझकर हमेशा के लिए अपने साथ रख सकता हूँ। अब आप सोचिए, इस कर्तव्य परायणता को और को उसकी किसने सिखाया? उसकी माँ ने, यानी उसके अभिभावक ने। और वह व्यक्ति न जाने कितनी बार चुनाव हारा, परंतु उसने अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं खोया। जब उसने अपना आत्मविश्वास, तो वो सारी कर्तव्य परायणता के, उसके अंदर आत्मविश्वास को बढ़ने का, उसके एक सही निर्णय लेने की क्षमता को किसने पैदा किया? उसकी माँ। और उसने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि अपने, जब उनका राष्ट्रपति बनने के बाद इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा, आज मैं जिस स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, उसका सबसे बड़ा श्रेय मैं अपनी उसी माता को देता हूँ कि उसके अभाव में मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। दूसरी ओर अगर आप देखो, आपने दंगल पिक्चर देखी होगी, जो बिल्कुल सत्य कथा पर आधारित है। बबीता फोगाट और गीता फोगाट नाम की जो चैंपियन रही, कुश्ती की चैंपियन रही, उनको किसने बनाया? उनके पिता ने ना। और उनके पिता ने। तो आखिरकार क्या है, अगर माँ का भी ये स्वरूप है, तो पिता भी एक विकास की तरह उसको एक कौशल, सामाजिक कौशल, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी, एक सामाजिक कौशल में उसको स्पष्ट करने वाला वही रहे। अब जब हम देखते हैं, अगर सारा कुछ इसमें निष्कर्ष निकाले, तो हमें पता चलेगा माँ भावना का प्रतिरूप है, तो पिता विवेक का। जब इन दोनों का सामंजस्य हो जाता है और उसके साथ साथ एक अपने सगे छोटे और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग मिलता है, तो बालक का एक पूर्ण विकास होता है। कभी आप हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से अपने बच्चे की तुलना तो करके देखिए। हॉस्टल वाला बच्चा हमेशा अपने अंदर एक अभाव का अनुभूति करता रहता है। तो इसी तरह से आज हमारा व्यक्तित्व, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ कि हमारा व्यक्तित्व उन बातों से अधिक जाना जाता है जो बातें हम उस समय करते हैं जब हमें लगता है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व उसी से भली भांति पहचाना जाता है, तो वही ये हमारे अनुकरण करने की, हमारे व्यक्तित्व का, हमारे व्यवहार का अनुकरण, उचित प्रकार से निर्णय लेने की क्षमता, हमारा व्यक्तिगत सामाजिक व्यवहार व्यक्तियों के साथ कैसा है, और हमारे अंदर किसी भी समस्या के निदान करने की क्या क्षमता है, वो सब हम अनजाने में ही अपने बच्चों को दे जाते हैं। और उससे ये सारे गुण ऐसे अनायास बच्चा ले जाता है। एक बच्चा जितने समय उत्तम पर्यावरण में रहता है, अच्छी तरह से उत्तम परिवेश में रहता है, उत्तम पर्यावरण में, वो उसी प्रकार से भले भांति समृद्ध और सक्षम हो पाता है और सुव्यवस्थित हो पाता है। परंतु दूसरी ओर जिस बच्चे को उत्तम पर्यावरण नहीं मिलता, उत्तम परिवार नहीं मिलता, कोई ना कोई कठिन परेशानी होती है, कोई वैसी स्थिति होती है, तो वो बच्चा अपने मूल्यों से गिरता है और हमेशा हीनता का बोध करता रहता है और अपने को हर क्षेत्र में अक्षम पाता है। तो यदि आप भी जब कभी कहीं जाते होंगे,
किसी कार्यकुशल बच्चे को देखते हैं तो देख करके आपको एहसास नहीं होता कि देख करके ये एहसास नहीं होता कि आखिर ये बच्चा इतना होशियार क्यों है। इस अवस्था में इतना बच्चा, जरूर इसके माता पिता ने कहा होगा, आपके अंदर अनायास ही उनकी गरिमा का बोध होने लगता है, उनके माता पिता की। तो क्यों ना हम अपने माता पिता को, हम अपने बच्चे को, हम माता पिता एक उचित परिवेश दें, उचित पर्यावरण दें, जिससे कि अंदर उसको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से उसके अंदर एक स्थायित्व प्रदान हो, स्थायित्व पैदा हो जाए और वो सक्षम राष्ट्रवत कहलाए। अभी मैंने कुछ एक पंक्ति लिखी हुई है कि साथ खड़े हों अपने तो परेशानी नहीं होती, साथ खड़े हों अपने तो परेशानी नहीं होती, हौसला हो परिवार का तो ग्लानि नहीं होती। यह बच्चे ही हमारे भविष्य के कर्णधार हैं, भाग्यशाली वे जिनके साथ खड़े परिवार हैं। बच्चों को सिर्फ अपने अच्छे संस्कार दीजिए, असफल हो जाएं तब भी प्रोत्साहन मत छोड़िए। आज हम अपने इसको यही कहेंगे कि आप इस परिवर्तन को स्वीकार करें, माता पिता अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझें। और ये भी कहा जाता है कि जब बच्चा माता पिता के समक्ष आ जाता है तो माता पिता अपने निजत्व को भूल जाते हैं, सिर्फ एक बच्चे के परिवेश में लग जाते हैं, क्योंकि उनके सामने दिखाई देता है कि उसके व्यक्तित्व को हमें किस प्रकार से संवारना है। चलिए आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं, कल हम फिर आपसे मिलते हैं। एक बालक पिछड़ा क्यों हो जाता है, उसके निवारण के उपाय और किस प्रकार से हम उसको समाज में व्यवस्थित कर सकें। धन्यवाद। एक क्वेश्चन आया, हाँ, कि हम 6 साल के बच्चे का गुस्सा कैसे रोक सकते हैं? हाँ जी, हाँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ। आज सिर्फ हमने इस बात का, अमित नेमा जी का, हाँ, अमित नेमा जी, आप बिल्कुल सही, आपका प्रश्न है। मैं इस बात के लिए, अभी हमारा कल का जो सेशन है पिछड़े बालक के ऊपर, नेक्स्ट सेशन जो हमारा इसके अगले दिन है वो समस्यात्मक बालक के ऊपर है। उसमें मैं आपकी इस बातों का समाधान करूंगी। हैं, आप बस 2 दिन के लिए रुक जाएं तो मैं इसका बहुत अच्छी तरह से बात बताऊंगी, क्योंकि ये एक आम समस्या है। आज सिर्फ हम एक प्रस्तावना पर ही चले हैं, आगे आकर हम आपके सारी समस्याओं का निदान करेंगे। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इतने जागरूक माता पिता हैं कि आप अपने बच्चों की सभी समस्या को देखते हैं। प्राचीन समय में तो ऐसा था, पहले की, मैं अपने ही समय की बात बताती हूँ कि उस समय तो माँ बाप अपने बच्चे की गलतियां ढकने में ही लगे रहते थे, उनके निदान के विषय में सोचते नहीं। आप एक बहुत अच्छी माँ है जो आप अपने बच्चे के विषय में इस प्रकार सोच पा रही हैं। मैं परसों आपको कि इस बात समस्या का निदान। हेलो, 20 साल पहले नैतिकता का पहरेदार के तहत मैं विद्यालय का वर्गमीटर बना दिया था उसको, और वर्गमीटर के तहत उसको हम सुधार दिए। वर्गमीटर उसको बना दिए और उसको मेरे विद्यालय का चाबी खोलना, बंद करना, सफाई करना, सारा व्यवस्था उसी का था। मेरे साथ वो नाश्ता पानी भी करता था और बच्चा कम सुधार। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए आपने उस बच्चे की जेल में जा चुका था। चमन महतो नाम था, चमन महतो। आज उसकी उम्र हो गई है 35 वर्ष उस बच्चे की। 30 वर्ष वो बच्चा मेरा पढ़ा हुआ होगा। जी। वो तो अभी बहुत अच्छा इंसान बन गया, आजकल ठेकेदारी करता है। लेकिन एक समय वो बहुत ही बदचोरी वगैरह करता था। किसी के घर में शादी हो जाता था तो वहाँ पर गहना उना भी चोरी कर लेता था, गहना दूल्हा दुल्हन का। और उसका पिताजी आके बोला इसको मर्डर कर दे। उसका पिताजी आया हमारे पास तो बोला इसको मर्डर कर दीजिए। हम मर्डर नहीं करेंगे, हम सुधार देंगे। सुधार दिया हम उसको। अब फिलहाल अभी 2 बच्चे थे, कैफ मोहम्मद, ये बच्चे भी बदमाश थे। विद्यालय से टीसी कट गया था, फिर उसको लाए और उसको विद्यालय का प्रधानमंत्री बना दिए और वो बच्चा 9th पास कर गया। और वो बच्चा का उम्र है 17 साल, लेकिन 5 साल स्कूल छोड़ दिया था, फिर से हम लेके आए।
धन्यवाद मैडम। हाँ धन्यवाद, नैतिकता बहुत का अच्छा। पहरेदार करना है। देखिए आपको मैं यही बताऊं कि आप अगर आपसे माँ बाप ये अगर कहें कि आप हमारे बच्चे को मार दीजिए, पीट दीजिए, आप उनसे कहेंगे ना कि कोई हम कसाई थोड़े हैं, हम तो वही एक हम मानव बोले। मानव मूल्यों की अवधारणा करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो जी, जी। हमारा जो दायित्व है हम उससे क्यों हट जाए। आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए आपको साधुवाद है। आपने बहुत जी, अच्छा किया और मैं आपका नाम भी नोट कर लूंगी कि मैं भी आप कर रहा हूँ मैडम। इस साल का जी 2 बच्चा है, विनोद कुमार और मोहम्मद कैफ, जो कि जी पढ़ जी रहा है मेरे स्कूल में। ये विद्यालय में जी टीसी कट चुका था इन लोग का, किसी जी विद्यालय जी से, और हम जी इसको सुधार दिए। अब विद्यालय का सबसे बेस्ट बच्चा है, बहुत विद्यालय का हाँ, सबसे बहुत अनुशासित बच्चा सराहनीय काम किया मोहम्मद आपने। गुड कैफ आफ्टरनून मैम। जैसा। मोहम्मद कैफ, जिसके जी माँ बाप इसको दुत्कार दिए थे, उससे दोस्ती कर ली, और जी सबसे अच्छा फ्रेंड मेरा जिंदगी में है तो मोहम्मद कैफ है। बहुत अच्छा। आप मोहम्मद कैफ आज 9th में पढ़ रहा है, मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन पास भी बहुत कर, अच्छी 8वां बात पास है, कर। ये तो जी, बहुत खुशी की बात है। मुझे आपसे बात करके बहुत प्रसन्नता का अनुभव, और एक मुझे विनोद आपसे साहू बात है। करके जी हाँ। विनोद साहू एक बच्चा है जिसका जादू टोना उसका माँ बाप सब किया। उसके माँ बाप को भी मारता था, सबको मारता था, मैडम तक को हाथ छोड़ देता था। मेरे स्कूल के मैडम तक को हाथ छोड़ देता था, हमको छोड़ अरे के। अरे उससे हम दोस्ती कर लिए। नहीं, विनोद अच्छा साहू से दोस्ती कर लिए। उसका जी घर जी गए, चाय जी पिए उसके घर में, पानी पिए। हाँ और बहुत अच्छा। मेरे स्कूल में जब आता था तो उसको हम सफाई मंत्री बना दिए, और बहुत अच्छा सफाई मंत्री बना दिए, स्कूल का चाबी दे दिए, स्कूटर का जी चाबी दे दिए, डिक्की जी खोलता था मेरा। मेरा हाँ, पैसा कौड़ी मोबाइल सब वही रखता था। और जी अभी 8वां क्लास चला गया, और वो बच्चा सबसे बेस्ट बच्चा स्कूल का बन गया, सबसे देखिए वो बेस्ट, सुपर। मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ कि ये बच्चा आपको जीवन भर याद रखेगा और हमेशा पैर छू जहां के भी उसकी प्रणाम करता सफलता है। होगी वो है। ये आपकी जो सकारात्मक सोच है, ये तो हमें समाज के लिए चाहिए। मुझे तो लगता है कि और श्री अरविंदो सोसाइटी का आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत उसको, सराहनीय योगदान है आपका। उस बच्चा को मैडम ऐसा है, बोलते गोतिया बोलते, डोंट वर्ड, मेरा गोतिया कहाँ गया। मैंने गोतिया, मैंने तुम मेरे अपने घर के हो, तुम बदमाशी कैसे करते हो। नहीं करता। अब तो बोलता है सर आप तो कुछ करेंगे ही नहीं। सब स्कूल का सबसे चहेता बच्चा विनोद और कैफ है, विनोद और बहुत कैफ। अच्छा जी हाँ, ये मैंने तो इससे बहुत बढ़िया अच्छी बच्चा बात मैंने आपने कभी एक भी बताई। नहीं। ये आपने सबको, हम और सबको, पूरी विद्यालय का हमारी सबसे सोसाइटी को उदंड बच्चा, चलिए अब किसी और को विद्यालय मौका का दे। सबसे उदंड बच्चा तो था। चलिए आपकी बात से मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक, आप जरा किसी और जो अभिभावक हैं उनसे भी बात करें। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम मैं अमित बोल रहा था। जी हाँ अमित जी आप। मैम मेरा 6 साल का बच्चा है। जी हाँ जी हाँ स्कूल से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जी हाँ दे आर नॉट एक्टिविटी बेस्ड। या तो जी अभी वो बिल्कुल मैं समझ रही हूँ आपकी परिस्थिति और समस्या में, बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। हाँ तो पढ़ाई अभी नहीं कर रहा है, और हम लोग भी बोलते हैं तो वो पढ़ता नहीं है, वो टीवी और मोबाइल ही देखता रहता है। तो क्या देखिए किया? एक है टीवी और मोबाइल का, तो आप समय निर्धारित कर दीजिए मेरे कहने से, क्योंकि दिखाइए उसे। ऐसा नहीं है क्योंकि बिना उसके तो काम ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि यही हमारे लिए एक सक्षम साधन है कि हम बच्चे को कुछ समझा सकते हैं। परंतु एक्टिविटी के लिए थोड़ा सा आप उसके साथ साथ रहिए। और इसी बात की जो समस्या हमारे साथ आ रही है, इस पर भी मैं, ये कोविड-19 के लिए आई समस्याओं पर भी मैं 3 दिन बाद आपसे बात करती हूँ कि यही सारी बातें हम उसमें उठाएंगे। ओके मैम। आप बस 3 दिन का समय दे दीजिए। जी जी जी। आपका बहुत बहुत आभार। आप बहुत अच्छी तरह से सब समझ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ ही मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपको आपका बहुत बड़ा आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।